प्यारे बच्चों, जैसा पिछले साल था इस साल भी आपके पाठ्यक्रम में 2 प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें फर्स्ट पेपर का नाम है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास की रूपरेखा। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास की रूपरेखा, एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। इसे आप पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के नाम से भी संक्षेप में पुकार सकते हैं, कह सकते हैं। इसमें आपको यूरोप के प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के विभिन्न राजनीतिक चिंतकों की विचारधारा का अध्ययन करना है। इन सभी राजनीतिक चिंतकों के विचार अलग अलग हैं, अलग अलग मुद्दों पर हैं, अलग अलग विषयों पर हैं। यहाँ आपके लिए यह जानना जरूरी है कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन राजनीति विज्ञान की बुनियाद है, राजनीतिक सिद्धांतों की बुनियाद है। क्योंकि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन मूल रूप से राजनीति विज्ञान के अध्ययन की जो वास्तविक रूपरेखा है, या आप कह सकते हैं राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो वास्तविक उद्देश्य है, उससे प्रेरित है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य क्या है? पिछले साल हमने आपको बतलाया था कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मूल उद्देश्य है क्या होना चाहिए। इसको एक बार फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं मैं। अन्य सामाजिक विज्ञान अतीत का अध्ययन करते हैं, पास्ट का अध्ययन करते हैं, क्या था। कुछ अतीत के साथ वर्तमान का भी अध्ययन करते हैं, क्या था और क्या है। कुछ थोड़ा इसके आगे जाते हैं और भविष्य का भी अध्ययन करते हैं। अतीत का अध्ययन करते हैं, वर्तमान का अध्ययन करते हैं और उसके आधार पर भविष्य का अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं कि क्या होगा। लेकिन राजनीति विज्ञान इससे एक कदम और आगे जाता है और इस बात का अध्ययन करता है कि क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए का मतलब कि राजनीतिक समाज का या राजनीतिक गतिविधियों का या राज्य और राजनीति की क्या आदर्श रूपरेखा होनी चाहिए, जिससे मानव का अधिक से अधिक कल्याण हो सके। राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने स्पष्ट कहा है कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और सद जीवन के लिए बना हुआ है। सद जीवन के लिए बना हुआ है मतलब मनुष्य को अच्छा और कल्याणकारी जीवन प्रदान करने के लिए राज्य बना हुआ है। तो राज्य और राजनीति का मूल उद्देश्य क्या है कि समाज की आदर्श रूपरेखा क्या हो, राज्य की आदर्श रूपरेखा क्या हो, राजनीति की आदर्श रूपरेखा क्या हो, जिसमें मानव को उत्तम और कल्याणकारी जीवन की प्राप्ति हो सके। तो इन सभी राजनीतिक चिंतकों ने अपनी विचारधारा में, अपने चिंतन में राज्य के उसी आदर्श स्वरूप को खोजने का प्रयास किया है। यहाँ एक चीज और हम आपको बतला देना चाहेंगे और समय समय पर इस बात का उल्लेख मैं करता रहूंगा कि जितने भी राजनीतिक चिंतक हैं, उनके जीवन की एक छोटी सी घटना ने या किसी एक महत्वपूर्ण घटना ने उनके राजनीतिक चिंतन को प्रभावित किया है। उनके राजनीतिक चिंतन की एक विशेष रूपरेखा उभर कर सामने आई है। उसके पीछे उनके जीवन की कोई न कोई घटना जिम्मेदार है। तो मैं जब भी किसी फिलासफर, किसी राजनीतिक चिंतक को पढ़ाऊंगा तो उसके जीवन की उस घटना का उल्लेख करूंगा, क्योंकि उस घटना से जुड़ी हुई है उनके राजनीतिक चिंतन की रूपरेखा। उनके जीवन की उस घटना से जुड़ी हुई है उनकी पूरी की पूरी विचारधारा, जो उन्होंने राजनीति विज्ञान और राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत रखने का प्रयास किया है। इस कड़ी में पहला नाम जो आपके पाठ्यक्रम में जो पहला ही विचारक आपको पढ़ना है वो है प्लेटो। हालांकि प्लेटो से पहले भी राजनीतिक चिंतन हुआ है,
हेरेक्लाइटस, पाइथागोरस, सुकरात, अनेक नाम हैं जिन्होंने राजनीति पर चर्चा की है, विचार किया है। लेकिन इनके अध्ययन का मूल विषय या तो गणित था या तो दर्शन था। राजनीति पर विशुद्ध रूप से इन लोगों ने विचार नहीं किया। प्लेटो पहला विचारक है जो विशुद्ध रूप से राजनीतिक विषय पर विचार करता है, चिंतन करता है और अपनी बात रखने का प्रयास करता है। सबसे पहले प्लेटो के जीवन के बारे में कुछ चर्चा कर ली जाए, तब प्लेटो के विभिन्न विचारों और सिद्धांतों की चर्चा हम लोग करेंगे। प्लेटो मूल रूप से यूनान के एथेंस राज्य, प्राचीन काल में यूनान छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, उन्हीं में एक राज्य था एथेंस। वहाँ प्लेटो का जन्म हुआ 427 या 428 ईसा पूर्व, निश्चित नहीं है। इसका जो वास्तविक नाम था वो था अरिस्टोक्लीस। प्लेटो नाम इसके व्यायाम शिक्षक ने दिया। प्लेटो का वास्तविक उच्चारण होता है प्लाटोन। प्लाटोन का शाब्दिक अर्थ है चौड़े और बलिष्ठ कंधों वाला। प्लेटो एक खूबसूरत और अच्छी कदकाठी का बलिष्ठ व्यक्ति था, जिसने 3 बार युद्ध में भाग लिया और उसे वीरता के लिए पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। प्लेटो की मृत्यु 347 या 348 ईसा पूर्व में हुई, निश्चित नहीं है। इन 2 सालों में विवाद है कि 347 या 348, जो भी हो। प्लेटो के पिता का नाम था अरिस्टोन, जो एथेंस के सम्राट कार्डस के वंशज थे। प्लेटो की माता पेरिक्टोन एथेंस के प्रसिद्ध विधिशास्त्री, कवि, साहित्यकार सोलन के परिवार की थी। इस तरह से आप देखें तो प्लेटो को कुलीनता और बौद्धिक क्षमता विरासत में प्राप्त हुई थी। प्लेटो के गुरु थे सुकरात। यही प्लेटो के जीवन का टर्निंग पॉइंट है, जहां से प्लेटो एक दार्शनिक और एक विशेष विचारधारा का समर्थक बनता है। एथेंस में उस समय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली थी। लोकतंत्र में, जैसा आप जानते हैं, कि जो भी निर्णय होते हैं बहुमत से होते हैं, उसमें गुणवत्ता हो ना हो, लेकिन बहुमत ने निर्णय कर दिया तो निर्णय मान्य होता है, सभी लोग उसको स्वीकार करते हैं। सुकरात जो एथेंस की परंपरागत विचारधारा थी, जो परंपराएं थीं, उनके विरुद्ध नए विचारों का सूत्रपात कर रहा था, नए विचारों का प्रचार कर रहा था, जिसकी वजह से नौजवानों में उसकी लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही थी। प्लेटो 20 साल की आयु में सुकरात के संपर्क में आया और सुकरात के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। सुकरात के विचारों से उस समय की सत्ता को, जो लोकतांत्रिक सत्ता थी, उसको लगा कि जो परंपराएं हैं ध्वस्त हो जाएंगी, जो परंपरागत विरासत है ध्वस्त हो जाएंगी। तो उन्होंने सुकरात को प्राचीन परंपराओं पर और प्राचीन परंपराओं के विरोध में जाने के कारण राजद्रोह का आरोप लगाकर मृत्युदंड दिया। उसे विष का प्याला पीने के लिए विवश किया गया। प्लेटो और उसके अन्य शिष्यों ने सुकरात से कहा भी कि यदि आप चाहें तो हम सब मिलकर आपको जेल से मुक्त करा सकते हैं और भगा सकते हैं। लेकिन सुकरात ने कहा, नहीं, मैं जो दंड है उसको स्वीकार करूंगा और मेरा यह दंड राज्य का भविष्य तय करेगा, विचारधारा का भविष्य तय करेगा। सुकरात को विष का प्याला दिया गया और सुकरात को दिए गए इस दंड ने प्लेटो के जीवन की दिशा बदल दी। प्लेटो लोकतंत्र के विरुद्ध हो गया, लोकतंत्र का विरोधी हो गया। लोकतंत्र के विरुद्ध उसके
मन में नफरत फैल गई और उसने एक विचारधारा अपने मन में कल्पित की कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होता, सुकरात दार्शनिक था, जब तक दार्शनिक नहीं राजा नहीं होता तब तक न राज्य का कल्याण होगा, न समाज का कल्याण होगा, न व्यक्ति का कल्याण होगा। इसलिए उसने एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना की जिसमें शासन की बागडोर दार्शनिकों के हाथ में, लोकतंत्र के आधार पर बहुमत से निर्णय नहीं लिया जाएगा, बल्कि निर्णय की बागडोर या निर्णय की कमान दार्शनिकों के हाथ में। और इसी उद्देश्य से उसने एथेंस में एक शिक्षण संस्था की स्थापना की जिसमें दार्शनिक तैयार करना था और दार्शनिक राजा तैयार करना था। उस शिक्षण संस्था का नाम था अकादमी। प्लेटो ने कई ग्रंथ लिखे। सुकरात की मृत्यु के तत्काल बाद युवावस्था में जो पहला ग्रंथ उसने लिखा वो था रिपब्लिक। ये प्लेटो का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और प्लेटो रिपब्लिक के लिए जाना जाता है। सामान्य ज्ञान के प्रश्नों में अक्सर पूछ दिया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि रिपब्लिक किसकी रचना है। तो ये ध्यान रखें कि रिपब्लिक प्लेटो की रचना है। रिपब्लिक डायलॉग फॉर्म यानी संवाद के रूप में लिखी गई पुस्तक है जिसमें एक पात्र सुकरात है, वह सवाल करता है, दूसरे पात्र जवाब देते हैं। सुकरात यानी प्लेटो, सुकरात के पीछे से सुकरात एक तरीके से सुकरात को उसने अपना स्पोक्समैन बना लिया है। सुकरात के नाम से वह अपनी बात रखता है। सुकरात उन बातों का खंडन करता है और फिर प्लेटो अपनी बात सुकरात के माध्यम से ही, सुकरात नामक पात्र के माध्यम से ही अपनी बात या अपने सिद्धांत रखने का प्रयास करता है। रिपब्लिक उसकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। प्रौढ़ावस्था में उसने स्टेट्समैन लिखी, वृद्धावस्था में लॉज लिखी। ये तीन किताबें राजनीति विज्ञान और राजनीति की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा बहुत सी किताबें उसने लिखी जिनमें सिम्पोसियन और क्रीटो और भी कुछ किताबें लिखी हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। प्लेटो के जिन सिद्धांतों को आपको पढ़ना है मुख्य रूप से वो सिद्धांत हैं ये न्याय सिद्धांत। यहाँ एक चीज और बतला दें कि रिपब्लिक जो पहला ग्रंथ है प्लेटो का, उसका दूसरा नाम भी है रिपब्लिक और कंसर्निंग जस्टिस। रिपब्लिक या न्याय से संबंधित। तो पूरी की पूरी रिपब्लिक एक ऐसी आदर्श योजना पर आधारित है जिसमें न्याय पर आधारित समाज और राज्य की स्थापना हो। इसके बाद के जितने भी सिद्धांत हैं वो इस न्याय व्यवस्था के पूरक सिद्धांत के रूप में देखे जाएंगे। जब जब मैं आगे बढ़ूंगा, आपको इन सिद्धांतों के बारे में बतलाना शुरू करूंगा, तब आपको स्पष्ट करूंगा कि कैसे ये सारे सिद्धांत एक न्याय योजना से जुड़े हुए हैं। न्याय के बाद उसकी शिक्षा की एक अद्भुत योजना है जो न्याय व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से, इसी उद्देश्य से उसने एक अनूठी साम्यवाद की व्यवस्था का प्रतिपादन किया है। और आदर्श राज्य क्या है, आदर्श राज्य की रूपरेखा क्या है, उसकी संरचना क्या है और किस तरीके से आदर्श राज्य कार्य करेगा, यह आपको पढ़ना है। और दार्शनिक राजा का सिद्धांत जो न्याय स्थापित करने या आदर्श राज्य की को स्थापित करने का कार्य करेगा, दार्शनिक राजा का सिद्धांत आपको पढ़ना है। ये कुल मिलाकर आपको अपने पाठ्यक्रम में न्याय, शिक्षा, साम्यवाद, आदर्श राज्य और दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्लेटो के संदर्भ में पढ़ना है।
अगले वीडियो में हम न्याय सिद्धांत प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।